हेलो फ्रेंड्स, हाय दिस इज़ गुड़िया एंड वेलकम टू MBGS एक्सीलेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए मूल विधि का 500 प्रश्नों का एक संग्रह लेके आने वाले हैं। तो आज वो दिन आ गया है। तो इन 500 प्रश्नों का जो अध्याय लिया गया है वो ये रहे। नंबर 1, भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता। नंबर 2, महिलाएं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति का संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। नंबर 3, वन संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण। नंबर 4, मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका एवं न्यायिक निर्णय। नंबर 5, सूचना का अधिकार अधिनियम, IT साइबर अपराध। नंबर 6, आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। नंबर 7, यातायात नियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। 8, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून। तो अब हम इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो UPSI के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अब हम अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर 1 से है, भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता। नंबर 1, विधि को मूलतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? उत्तर, 2 वर्गों में, मूल विधि और प्रक्रिया विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मौलिक विधि के अंतर्गत शामिल है? उत्तर, नंबर 1, भारतीय संविदा अधिनियम। नंबर 2, भारतीय दंड संहिता। नंबर 3, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया विधि है? उत्तर, नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। नंबर 2, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अगला प्रश्न है, कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? उत्तर, नंबर 1, इंसान द्वारा किए गए कृत्य। नंबर 2, आपराधिक इरादा। नंबर 3, कोई अवैध कार्य या चूक। नंबर 4, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के अपराध को किए जाने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर, 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, किसी अपराध को करने का आशय। नंबर 2, अपराध करने की तैयारी। नंबर 3, अपराध करने का प्रयास। नंबर 4, अपराध का पूर्णयन, अर्थात इस अवस्था में कार्य स्वयं अपराध बन जाता है। अगला प्रश्न है, आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ पुस्तक की रचना किसने की? उत्तर है C.S. केनी ने। प्रश्न 7, भारतीय दंड संहिता 1800 कब प्रवर्तन या लागू हुई? उत्तर, 1 जनवरी 1862 को। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? उत्तर, 511 धाराएं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? उत्तर, नंबर 1, सिंगापुर। नंबर 2, ब्रुनेई। नंबर 3, श्रीलंका। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है? उत्तर, संहिता का नाम व उसके प्रवर्तन का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारत के बाहर किए गए अपराधों के मामले में दंड दिए जाने से संबंधित है? उत्तर, धारा 3। प्रश्न 12,
भारतीय दंड संहिता 1860 में पुरुष शब्द घोतक हैं। उत्तर जन्मजात बालक सहित किसी भी आयु का नर। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत के राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित से संबंधित है? उत्तर धारा 18। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा होता है? उत्तर बेईमानी के इरादे से। अगला प्रश्न, कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता का सामान्य आशय को परिभाषित करती है? उत्तर धारा 34। अगला प्रश्न, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर राजवाद किससे संबंधित है? उत्तर है सामान्य आशय से। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 40 किससे संबंधित है? उत्तर अपराध से। अगला प्रश्न, कौन सा वाद आपराधिक मनस्थिति से संबंधित है? उत्तर नंबर 1 हार्डिंग बनाम प्राइस, नंबर 2 आर बनाम प्रिंस, नंबर 3 क्वीन बनाम डॉल्टन। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? उत्तर दंड के। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख है? उत्तर 5 प्रकार के। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 वर्ष के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? उत्तर धारा 57 में। अगला प्रश्न, किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? उत्तर मुथुरामलिंगम बनाम राज्य। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा मृत्यु दंड से संबंधित है? उत्तर धारा 121, धारा 132, धारा 305। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय साधारण अपवाद से संबंधित है एवं इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों को दंड से मुक्त रखा गया है? उत्तर अध्याय 4। अगला प्रश्न, आत्मरक्षा का अधिकार है? उत्तर अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, नंबर 2 दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, नंबर 3 चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। इन अपराधों में व्यक्ति स्वयं के प्रति अपनी रक्षा के लिए प्रयास कर सकता है। अगला प्रश्न, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयास करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? उत्तर धारा 97 में। अगला प्रश्न, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? उत्तर लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। अगला प्रश्न,
किसका वाद संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? उत्तर जयदेव बनाम राज्य। अगला प्रश्न, किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? उत्तर आर बनाम मैकमार्टन। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? उत्तर धारा 120 के को। प्रश्न 31, कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? उत्तर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? उत्तर धारा 141। अगला प्रश्न, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाता है? उत्तर न्यूनतम 5 लोग, और इससे अधिक कितने भी लोग बलवा में शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? उत्तर धारा 159 में। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैरकानूनी जनसमूह या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य किस अपराध का दोषी होगा? उत्तर दंगे के अपराध का। अगला प्रश्न, किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? उत्तर धारा 194। ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर मृत्युदंड मिले। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? उत्तर अध्याय 14। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा धर्म से संबंधित अपराधों के विषय से संबंधित है? उत्तर धारा 295, धारा 296, धारा 298। अगला प्रश्न, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 202 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? उत्तर मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 23 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? उत्तर धारा 203। अगला प्रश्न, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? उत्तर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1963।
अगला प्रश्न, दहेज अपराध धारा 304 ख फर्स्ट भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? उत्तर, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खे के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा देने का प्रावधान है? उत्तर, 7 वर्ष। अगला प्रश्न, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सज़ा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? उत्तर, धारा 306 में। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है? उत्तर, हत्या का प्रयास से। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आत्महत्या करने के प्रयास के लिए 1 वर्ष का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है? उत्तर, धारा 309। अगला प्रश्न, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध की श्रेणी में से अलग कर दिया? उत्तर, आत्महत्या के प्रयास का अपराध। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? उत्तर, नंबर 1, किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। नंबर 2, आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। अगला प्रश्न, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर, 8 प्रकार की चोटों को। अगला प्रश्न, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? उत्तर, भारतीय दंड संहिता में। अगला प्रश्न, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है? उत्तर, धारा 363 भारतीय दंड संहिता में। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 259, 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं? उत्तर, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना से। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता के अनुसार किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? उत्तर, धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध घोषणा, धारा 364 है फिरौती के लिए व्यपहरण। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 किस विषय में है? उत्तर, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किस विषय में है? उत्तर, बलात्कार। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किस विषय में है? उत्तर, अप्राकृतिक अपराध। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व है? उत्तर, नंबर 1, संपत्ति चल हो, नंबर 2, संपत्ति किसी के कब्जे में हो, नंबर 3, संपत्ति बिना सहमति के कब्जे में हो। अगला प्रश्न,
भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या सहित डकैती से संबंधित है? उत्तर धारा 396। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 तक किस विषय से संबंधित है? उत्तर आपराधिक न्याय भंग से। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? उत्तर धोखाधड़ी से। अगला प्रश्न, छल का संबंध आईपीसी की किस धारा से है? उत्तर धारा 417। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है? उत्तर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू की गई? उत्तर 1 अप्रैल 1974 को। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? उत्तर 484 धाराएं। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C(2)(ग) में क्या परिभाषित है? उत्तर संज्ञेय अपराध। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ज) में क्या परिभाषित है? उत्तर अन्वेषण। अगला प्रश्न, लोक अभियोजक किसके अधीन कार्य करता है? उत्तर जीजी प्रोज्यूकेशन। अगला प्रश्न, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने कारावास की सज़ा दे सकता है? उत्तर 7 वर्ष से अधिक नहीं। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? उत्तर धारा 43 में। अगला प्रश्न, किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? उत्तर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में। नंबर 2, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में। अगला प्रश्न, एक फरार अपराधी वह होता है जो उत्तर जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 फर्स्ट घ के अंतर्गत कौन अपने माता पिता के भरण पोषण को जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं? उत्तर पुत्र एवं पुत्री दोनों। अगला प्रश्न, अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती? इसका निर्धारण किस प्रावधान में है? उत्तर दंड प्रक्रिया संहिता में। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है? उत्तर केवल संज्ञेय अपराध से। अगला प्रश्न,
कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? उत्तर 15 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो यह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? उत्तर धारा 162। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? उत्तर धारा 198। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है? उत्तर धारा 205। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब प्रवर्तन में आया? उत्तर 1 सितंबर 1882 को। अगला प्रश्न, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? उत्तर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का। अगला प्रश्न, महिलाएं एवं अनुसूचित जाति का संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान है? दहेज फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है। अब हम इस अध्याय के प्रश्नों को देखेंगे। तो हम देख लेते हैं प्रश्नों को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर नंबर 1 दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना, नंबर 2 दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न, दहेज की परिभाषा दी गई है? उत्तर धारा 2 में। अगला प्रश्न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? उत्तर 20 मई 1961 को। अगला प्रश्न, मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है? उत्तर भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में। अगला प्रश्न, दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी? उत्तर माता पिता को, और यदि कोई संतान है तो उसे। अगला प्रश्न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन करता है? उत्तर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न, 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैज्ञानिक नौयत क्या होगी? उत्तर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। अगला प्रश्न, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? उत्तर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगला प्रश्न, दहेज अपराध धारा 304 ख की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? उत्तर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है? उत्तर आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग। अगला प्रश्न,
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था? उत्तर 13 सितंबर 2005 को। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? उत्तर नंबर 1 संरक्षा अधिकारी, नंबर 2 व्यथित महिला, नंबर 3 व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य हैं? उत्तर पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। अगला प्रश्न, कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? उत्तर मानसिक दुरुपयोग। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 फर्स्ट का अपराध होगा? उत्तर संज्ञेय और गैर जमानती, अर्थात इस अपराध में कोई जमानत नहीं होगी। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा? उत्तर समस्त भारत में। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम की धाराओं में किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? उत्तर धारा 3 में। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है? उत्तर जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। अब ये संपूर्ण भारत पे लागू हो गया है, जब जैसे आपको पता ही है कि अब जम्मू कश्मीर राज्य ना रह के केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगला प्रश्न, महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया है? उत्तर कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिषेध अधिनियम। अगला प्रश्न, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया है? उत्तर JS वर्मा कमीशन 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुए बलात्कार के संबंध में, जिसे आप लोग निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री का शिष्ट रूपण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? उत्तर 23 दिसंबर 1986। इसी प्रश्न के साथ हमने अपना 100 प्रश्नों का टारगेट अभी पूरा किया है। बाकी के 400 प्रश्नों को हम और देखते हैं। प्रश्न, स्त्री के अशिष्ट रूपण के क्या अभिप्राय हैं? उत्तर स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो। 2 स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति। नंबर 3 स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे। अगला प्रश्न, कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाली विज्ञापनों पर रोक लगाती है? उत्तर धारा 3। अगला प्रश्न, किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने पर प्रतिषेध है? उत्तर धारा 4। अगला प्रश्न, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में दी गई है? उत्तर धारा 5 में।
अगला प्रश्न, जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित हो सकेगा। उत्तर, 2 वर्ष तक के कारावास से और 2000 रुपये तक के जुर्माने से। अगला प्रश्न, नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम में किसे प्राप्त है? उत्तर, केंद्रीय सरकार को। अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम प्रवर्तित हुआ? उत्तर, 30 दिसंबर 1956 को। अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है? उत्तर, संपूर्ण भारत में। अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है? उत्तर, धारा 2 क में। अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है? उत्तर, धारा 2 च में। अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय हैं? उत्तर, वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग से। अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा? उत्तर, धारा 4 से। अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार की धारा 7 फर्स्ट के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है? उत्तर, 200 मीटर के अंदर। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है और वह पुनः अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है तो वह दंडित होगा? उत्तर, 2 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 2000 रुपये जुर्माने से। अगला प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? उत्तर, नंबर 1 कोई पुलिस अधिकारी, नंबर 2 कोई लोक सेवक, नंबर 3 कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभिभूत कोई नागरिक। अगला प्रश्न, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? उत्तर, 15 वर्ष। अगला प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है? उत्तर, विधि संघर्षित किशोर। अगला प्रश्न, अल्पव्यय व्यक्ति अधिनियम 1956 कब अधिनियमित हुआ? उत्तर, 28 दिसंबर 1956 को। अगला प्रश्न, अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है? उत्तर, ऐसी पुस्तक, पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न, राज्य किसके परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है? उत्तर, महाधिवक्ता के परामर्श से। अगला प्रश्न, अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? उत्तर, धारा 2 क में। अगला प्रश्न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र की महाघोषणा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से। अगला प्रश्न,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान की? उत्तर 19 जून 2012 को। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा? उत्तर लैंगिक उत्पीड़न। अगला प्रश्न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का उद्देश्य नहीं है? उत्तर बालकों को अपराधी बनने से रोकने हेतु। अगला प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ? उत्तर 31 दिसंबर 2015 को। अगला प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम किस मामले में लागू होता है? उत्तर किशोरों के विरोध अभियोजन में। नंबर 2, किशोरों के किसी भी शास्ति या कारावास के दंड से संबंधित मामलों में। नंबर 3, किशोरों के साथ विधिक संघर्ष में। अगला प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य है? उत्तर नंबर 1, किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। नंबर 2, संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु। नंबर 3, न्याय निर्णयन में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए। अगला प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम लागू हुआ? उत्तर 15 जनवरी 2016 को। अगला प्रश्न, बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे? उत्तर नंबर 1, समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। नंबर 2, समिति के सदस्यों में एक महिला भी होगी। नंबर 3, भारतीय दंड संहिता के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। अगला प्रश्न, विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं? उत्तर ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? उत्तर 10 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित है? उत्तर 21 वर्ष से कम। अगला प्रश्न, एक बाल विवाह अधिनियम में अवयस्क की परिभाषा दी गई है? उत्तर धारा 2(च) में। अगला प्रश्न, बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा? उत्तर 2 वर्ष तक के कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने से। अगला प्रश्न, बाल विवाह शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकेगी और कब तक? उत्तर जिला न्यायालय में वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर। अगला प्रश्न, बाल विवाह की महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी? उत्तर अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता पिता की। नंबर 2, वयस्क पुरुष की। फ्रेंड्स, अब हम इस अध्याय 3 के क्वेश्चनों को देखेंगे। जो चैप्टर 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? उत्तर ऐसा ठोस जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर संभाव्य है। नंबर 2, ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है। नंबर 3, ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? उत्तर
धारा 2A के अंतर्गत। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड में होते हैं? उत्तर, चेयरमैन और 16 सदस्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? उत्तर, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न, छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? उत्तर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। अगला प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है? उत्तर, भारत में। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, नंबर 1 असंगत औद्योगिकरण, नंबर 2 अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नंबर 3 आधुनिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, ऐसा पदार्थ या निर्मिति जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों का हथलाने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण की अपहानिकारित कर सकती हैं, कहलाता है? उत्तर, परिसंकटमय पदार्थ। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है? उत्तर, धारा 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य है? उत्तर, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना। नंबर 2 मानव जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना। नंबर 3 पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया है? उत्तर, हथलाना। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवर्तित हुआ? उत्तर, 19 नवंबर 1986 को। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार है? उत्तर, संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक, पर्यावरण आदि की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में विहित किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 51 क 6। अगला प्रश्न, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है? उत्तर, केंद्रीय सरकार में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर, अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? उत्तर, 26 धाराएं एवं 4 अध्याय। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? उत्तर, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न, जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा। उत्तर, 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया? उत्तर, स्टॉकहोम घोषणा। अगला प्रश्न,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अधिनियमित हुआ? उत्तर 23 मई 1986। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है? उत्तर धारा 3 से 6 तक। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति किसे है? उत्तर केंद्रीय सरकार को। अगला प्रश्न, अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है? उत्तर धारा 19 में। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ? उत्तर संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है? उत्तर धारा 2 फर्स्ट में। अगला प्रश्न, प्राणी के अंतर्गत आते हैं? उत्तर स्तनी अंडे देने वाले जीव, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, जल स्तर पर चर आदि। अगला प्रश्न, निवास स्थान के अंतर्गत आते हैं? उत्तर भूमि, जल, वनस्पति स्थल जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास है। अगला प्रश्न, पशुधन से अभिप्रेरित हैं? उत्तर कृषि के उपयोग में आने वाले पशु। अगला प्रश्न, वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं? उत्तर नंबर 1 भूमि वनस्पतिक प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है। नंबर 2 जलीय प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है। अगला प्रश्न, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है? उत्तर केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, कौन धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? उत्तर नंबर 1 मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, नंबर 2 वन्य प्राणी अभिरक्षक, नंबर 3 अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर केंद्रीय सरकार द्वारा। फ्रेंड्स, अब हम अध्याय 4 के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इसका प्रश्न है, उच्च न्यायालय का आसीन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य तभी नियुक्त किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने उत्तर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? उत्तर संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार की परिभाषा किसमें दी गई है? उत्तर धारा 2 घ में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कौन हटा सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है जब वह उत्तर सीधे कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का आधार क्या है? उत्तर नंबर 1 वह दिवालिया हो, वह अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी लाभ के पद पर रहना। नंबर 3 मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अयोग्य होना। नंबर 4 विकृत वित्तता या सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता की अंतर्वलित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किन सदस्यों से मिलकर होगा? उत्तर नंबर 1 अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। नंबर 2 एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हैं या रहा हो।
तथा एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। नंबर 3, 2 ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान एवं अनुभव है। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राज्यपाल। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है? उत्तर, सचिव। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? उत्तर, 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे है? उत्तर, केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, दिल्ली में। अगला प्रश्न, मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? उत्तर, 28 सितंबर 1993 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर, नंबर 1, पद पर न रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा। नंबर 2, वह 70 वर्ष के बाद अपने पद पर नहीं बना रहेगा। नंबर 3, वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य है? उत्तर, आयोग में राज्यसभा का सभापति सदस्य होता है। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग संपरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसे भेजता है? उत्तर, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न, राज्य आयोग का अध्यक्ष अपने पद को धारण कर सकता है? उत्तर, 5 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? उत्तर, तेहरान में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? उत्तर, नंबर 1, उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। नंबर 2, यदि मानवाधिकार की टीम आए तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है? उत्तर, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। अगला प्रश्न, जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? उत्तर, जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति में। अगला प्रश्न, जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, अमेरिका में। अगला प्रश्न, भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की? उत्तर, न्यायमूर्ति PN भगवती ने। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? उत्तर, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती हैं? उत्तर, नंबर 1, केंद्र सरकार, नंबर 2, राज्य सरकार और नंबर 3, नगर पालिका परिषद एवं सरकारी विभाग। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि
पत्र लिखकर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है? उत्तर एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982। अगला प्रश्न, कोई वाद जनहित या लोकहितवाद कब माना जाएगा? जब वह उत्तर सद्भावनापूर्ण हो। नंबर 2, उसका उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करना ना हो। नंबर 3, वह राजनीति से प्रेरित ना हो। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता? उत्तर शीला बारसे बनाम भारत संघ व अन्य 1986। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए? उत्तर नंबर 1, राम शरण बनाम भारत संघ। नंबर 2, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? उत्तर नंबर 1, जब लोगों के सामूहिक हितों के खिलाफ सरकार की योजना या फैसला हो। नंबर 2, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। अगला प्रश्न, जनहित याचिका एक पत्र द्वारा कौन दायर कर सकता है? उत्तर 1, व्यथित व्यक्ति द्वारा। नंबर 2, सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की सुनवाई के लिए क्या वकील जरूरी है? उत्तर वकील जरूरी है। नंबर 2, राष्ट्रीय, राज्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्राप्त कराए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न, प्रदूषण को रोकने के संबंध में कौन जनहितवाद है? उत्तर नंबर 1, दामोदर राव बनाम एसो कॉरपोरेशन हैदराबाद 1987। नंबर 2, तरुण भगत सिंह बनाम भारत संघ 1992। नंबर 3, मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ 2001। अगला प्रश्न, महिलाओं के कल्याण के लिए कौन जनहितवाद है? उत्तर नंबर 1, गौरव जैन बनाम भारत संघ। नंबर 3, उपेंद्र बख्शी बनाम भारत संघ। नंबर 3, डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फोरम बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न, न्यायालय ने किस जनहितवाद में दिया सलाई बनाने में बच्चे को नियोजन से मना किया? उत्तर एमसी बनाम तमिलनाडु राज्य 1991। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य से संबंधित जनहितवाद कौन सा है? उत्तर परमानंद काटरा बनाम भारत संघ 1989। अगला प्रश्न, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? उत्तर केशवानंद भारती का वाद। अगला प्रश्न, भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है परंतु वह उत्तर संविधान में मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया है? उत्तर एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? उत्तर मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती? उत्तर बालाजी बनाम मैसूर राज्य। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में किन्नर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है जिन्हें सभी अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त है? उत्तर नालसा बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न, संविधान की 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनरावलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले के विनिश्चय से अनुज्ञेय बनाया गया है? उत्तर
IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की? उत्तर, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है? उत्तर, आर बनाम प्रिंस। अगला प्रश्न, कौन सा वाद समान आशय से संबंधित नहीं है? उत्तर, आर बनाम टॉलसन। अगला प्रश्न, किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? उत्तर, रेग बनाम गोविंदा। अगला प्रश्न, एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का वाद संबंधित है? उत्तर, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से। अगला प्रश्न, अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य निदर्शक वाद है? उत्तर, आपराधिक प्रयास पर। अगला प्रश्न, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य किस बचाव से संबंधित वाद है? उत्तर, मतता से। अगला प्रश्न, अब हम अध्याय 5 के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इसका प्रश्न है, किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? उत्तर, नंबर 1, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। नंबर 2, सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। नंबर 3, सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन का खतरा पहुंचाएगा। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? उत्तर, सभी नागरिकों को। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उत्तर, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू है? उत्तर, संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? उत्तर, केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है? उत्तर, संपूर्ण भारत में। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? उत्तर, 30 दिन में। अगला प्रश्न, किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? उत्तर, नंबर 1, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। नंबर 2, राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। नंबर 3, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? उत्तर, नंबर 1, सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो। नंबर 2, सूचना की पहुंच आसान और विशद हो। नंबर 3, नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब अधिनियमित हुआ? उत्तर, 9 जून 2000 को। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? उत्तर, 17 अक्टूबर 2000 को। अगला प्रश्न, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल किन कृत्यों का पालन करता है? उत्तर, नंबर 1, साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात उपाय का। नंबर 2, साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों के समन्वय का। नंबर 3, साइबर आपात का पूर्वानुमान करने और चेतावनियां देने का। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? उत्तर, संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था? उत्तर, नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संव्यवहारों को विधितः मान्यता देने के लिए। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक फाइल सुकर बनाने के लिए। नंबर 3, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए। अगला प्रश्न, सुरक्षित प्रणाली से भी प्रेरित हैं। उत्तर, नंबर 1, अपराधीकृत प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त सुरक्षित। नंबर 2, साधारणता स्वीकार्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। नंबर 3, विश्वसनीय और सही संचालन का युक्तियुक्त उत्तर उपबंधित करता है। अगला प्रश्न, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? उत्तर, प्रमाणन अधिकारी। अगला प्रश्न, साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? उत्तर, केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न, अपराधों का अन्वेषण आईटी एक्ट में कौन कर सकता है? उत्तर, पुलिस इंस्पेक्टर से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी। अगला प्रश्न, संतोष वीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल हुआ। वह नियमित रूप से वीना के ईमेल अकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक पढ़ता रहा है। उससे उपयुक्त चयन कीजिए, सबसे उपयुक्त चयन कीजिए। उत्तर, संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए दायी है। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेत है। उत्तर, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर या साक्ष्य समाप्त करना। अगला प्रश्न, अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है। उत्तर, नंबर 1, भारतीय दंड संहिता की धारा 253 में 93 में। नंबर 2, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन हैकिंग के लिए शासित हैं। उत्तर, 3 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगला प्रश्न, साइबर अपराध किससे मूलतः संबंधित होता है? उत्तर, कंप्यूटर से, इंटरनेट से और संचार युक्तियों से। अगला प्रश्न, किसी दूसरे के कंप्यूटर इत्यादि को क्षति पहुंचाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दंड की व्यवस्था है। उत्तर, प्रतिकर। अगला प्रश्न, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन किस धारा के अधीन दंडनीय है? उत्तर, धारा 67। अगला प्रश्न, पद कंप्यूटर में क्या शामिल है? उत्तर, संसाधन प्रणाली। नंबर 2, अज्ञात प्रणाली। और नंबर 3, संसूचना प्रणाली। अगला प्रश्न, साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर, केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, साइबर अपील अधिकरण को अपील करने की परिसीमा कितनी है? उत्तर, 45 दिन। अगला प्रश्न, साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? उत्तर, उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? उत्तर, 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अगला प्रश्न, कितने वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध इस अधिनियम के अधीन जमानतीय होते हैं? उत्तर, 3 वर्ष तक के। अगला प्रश्न, अधिनियम में अवशिष्ट शास्ति कहाँ दी गई है? उत्तर, धारा 45 में। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करने या परेशान करना कहा जाता है? उत्तर, साइबर स्टॉकिंग। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अधिकतम
कितनी फीस का भुगतान करना होता है? उत्तर 25,000 रुपये। अगला प्रश्न, अधिनियम के अधीन दुरुपदेशन के लिए शास्ति कहाँ दी गई है? उत्तर धारा 71 में। अगला प्रश्न, अधिनियम के अधीन किसी स्थान में प्रवेश व तलाशी के लिए कौन प्राधिकृत हैं? उत्तर नंबर 1 निरीक्षक रैंक का अधिकारी, नंबर 2 नियुक्त विशेष प्राधिकारी। अगला प्रश्न, काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलापों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या पारेषण हेतु कितना अर्थदंड दिया जा सकता है? उत्तर 10 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में बड़ी संख्या में मेल सर्वर या ईमेल भेजना उसका संपूर्ण खाता ध्वस्त हो जाए तो क्या कहलाता है? उत्तर ईमेल बमबाजी। अगला प्रश्न, साइबर अपराध में क्या शामिल है? उत्तर नंबर 1 कंप्यूटर के माध्यम से छल, नंबर 2 कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, नंबर 3 इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना आदि। अगला प्रश्न, अब हम अध्याय 6 के प्रश्नों को देखेंगे। तो अध्याय 6 का पहला प्रश्न है, जो कुल मिला के हमारा 268वां प्रश्न है, आयकर अधिनियम की किस धारा में गृह संपत्ति से आय पर आयकर प्रभावी होता है? उत्तर धारा 22। अगला प्रश्न, पुनर्वास मोक्ष के रूप में कितनी राशि की कटौती अनुमन्य है? उत्तर 60% की। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की आय में किस किस की आय शामिल मानी जाती है? उत्तर पति पत्नी और अवयस्क संतान की। अगला प्रश्न, कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय हेतु अधिनियम में कितनी कटौती की जा सकती है? उत्तर व्यय के 1.5 गुना के बराबर। अगला प्रश्न, अपराधों का संज्ञान आयकर अधिनियम के तहत कौन करता है? उत्तर नंबर 1 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, नंबर 2 प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न, विशिष्टियों का मिथ्या प्रकटन करने वाले लोक सेवकों को दंडित करने का क्या प्रावधान है? उत्तर 6 मास तक का कारावास। अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम की धारा 276 में क्या उपबंध हैं? उत्तर कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाना, छिपाना या अंतरण या परिधान करना। अगला प्रश्न, अधिनियम के अधीन विहित क्षेत्र में 5 लाख से अधिक विहित मूल्य की संपत्ति का अंतरण किए जाने से कितने समय पूर्व अंतरक तथा अंतरित में करार होना चाहिए? उत्तर 4 माह। अगला प्रश्न, घुड़दौड़ से कितनी रकम जीत में संदाय करना आयकर के अधीन कटौती योग्य होगा? उत्तर 5,000 रुपये से अधिक। अगला प्रश्न, दोहरे कराधान से राहत किस अध्याय में दिया गया है? उत्तर अध्याय 9 में। अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि है? उत्तर 1 अप्रैल 1962। अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम के अधीन रिबेट संबंधी राहत किस अध्याय के अधीन प्रदान की जाती है? उत्तर अध्याय 8। अगला प्रश्न,
आयकर प्राधिकारियों का वर्ग किस धारा में दिया गया है? उत्तर धारा 116 में। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति बैंककार वहियों के अवलोकन का अधिकार किस धारा के अधीन वर्णित किए गए हैं? उत्तर धारा 17 व 18। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है? उत्तर धारा 19। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 7 से 11 तक में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड की क्या व्यवस्था है? उत्तर कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष और आर्थिक दंड। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जुर्माने को नियत करने के लिए विचार में लिए जाने वाले विषय किस धारा में वर्णित किए गए हैं? उत्तर धारा 16 में। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? उत्तर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को। अगला प्रश्न, वागीश ने रविंद्र से कहा कि वह उसके भतीजे को नौकरी दिलवा देगा, लेकिन लोभित को देने के लिए 1 लाख रुपए दे दे। वागीश ने किस धारा में अपराध किया? उत्तर धारा 8। अगला प्रश्न, रवि नाम का एक लोक सेवक श्याम से उसके बेटे को नौकरी देने के लिए 2 लाख रुपए की मांग करता है। रवि ने किस धारा के अधीन अपराध किया है? उत्तर धारा 10। अगला प्रश्न, सेना, नौसेना और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? उत्तर धारा 25 में। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्यांक है? उत्तर 49। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब अधिनियमित हुआ? उत्तर 9 सितंबर 1988। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के उपबंध परिवर्तनीय हैं? उत्तर संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं? उत्तर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीश। अगला प्रश्न, वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार होगा? उत्तर संपूर्ण भारत में व भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विभाजित है? उत्तर 5 अध्यायों एवं 31 धाराओं में। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य है? उत्तर भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन एवं संशोधन करना तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियमन। अगला प्रश्न, जब कोई लोक सेवक आपराधिक औचार करेगा तो वह दंडित किया जाएगा? उत्तर 4 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक के कारावास से। अगला प्रश्न,
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 तथा 9 किस पर लागू होती हैं? उत्तर सभी लोक सेवकों पर। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य किया गया है? उत्तर धारा 19 में। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार किनको है? उत्तर राजपत्रित अधिकारी को। अगला प्रश्न, रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजन है? उत्तर अभियोजन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का अभियुक्त क्या बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है? उत्तर हाँ, यदि वह निवेदन करे तो। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत हैं? उत्तर पुलिस उप अधीक्षक। फ्रेंड्स, अब हम अध्याय 7 जो कि है यातायात नियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार होगा। उत्तर संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर 1 जुलाई 1989 को। अगला प्रश्न, माल के अंतर्गत सम्मिलित हैं? उत्तर जीवित व्यक्ति के सिवा ले जाने वाला पशुधन। नंबर 2, मोटर कार या मोटर कार संबंध किसी ट्रेलर में वहन किए जाने वाला कोई चीज़ जिसमें यात्रियों का निजी सामान नहीं है। अगला प्रश्न, भारी यात्री मोटरयान से अभिप्रेरित हैं? उत्तर नंबर 1, कोई लोक सेवायान। नंबर 2, प्राइवेट सेवायान या शिक्षा संस्था बस। नंबर 3, ऐसी मोटर जिसका वाहन रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। अगला प्रश्न, हल्का मोटरयान से अभिप्रेरित है? उत्तर ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसका लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। नंबर 2, ऐसा कोई ट्रैक्टर या मोटर कार या रोड रोलर जिसमें 7500 किलोग्राम से अधिक भार ना हो। अगला प्रश्न, कितने आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है? उत्तर 18 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न, 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन को चला सकेगा? उत्तर 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति। अगला प्रश्न, मोटर यानों को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कितने समय तक चालू रहती हैं? उत्तर 6 माह तक। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास। उत्तर नंबर 1, प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति हो। नंबर 2, कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई हैं। अगला प्रश्न, बस कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इनकार किया जाता है। उत्तर नंबर 1, यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है। नंबर 2, आवेदक के चिकित्सा प्रमाण पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है। नंबर 3, आवेदक द्वारा धारित पहले कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिसंहित की गई है। अगला प्रश्न, कब रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा? उत्तर नंबर 1, जब मोटरयान नष्ट हो गया हो या उपयोग लायक ना रह गया हो। नंबर 2, जब वाहन के उपयोग से उसकी परीक्षा के बाद यह साबित हो कि उसके उपयोग से साधारण जनता को खतरा है। नंबर 3, यदि वाहन को भारत से बाहर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी मोटरयान की आयु सीमा कौन नियत कर सकेगा? उत्तर केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न, चुराए और बरामद किए
गए मोटरयानों से संबंधित जानकारी पुलिस द्वारा किसे दी जाएगी? उत्तर, राज्य परिवहन प्राधिकारी को। अगला प्रश्न, किस धारा में परमिटों के आवश्यकता का बंद किया गया है? उत्तर, धारा 66 में। अगला प्रश्न, परमिटों के लिए संबंधित आवेदन किया जाता है? उत्तर, प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को। अगला प्रश्न, अस्थायी रूप से परमिट किन अवस्थाओं में दिया जा सकेगा? उत्तर, नंबर 1, यात्री को विशेष अवसरों, मेले या धार्मिक सम्मेलनों में जाने हेतु। नंबर 2, मौसमी कारोबारों हेतु या विशेष अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति हेतु। नंबर 3, परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक। अगला प्रश्न, यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंधित है? उत्तर, धारा 119 में। अगला प्रश्न, कब कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करके कुछ समय के लिए हट सकेगा, जबकि? उत्तर, नंबर 1, उसने यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति ली है। नंबर 2, उसने यान में ब्रेक लगा दिए हैं। नंबर 3, उसने वो सारे प्रबंध कर लिए हैं जिससे यह उपाय हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावर चल नहीं सकेगा। अगला प्रश्न, यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं? धारा 128। अगला प्रश्न, हेलमेट लगाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? उत्तर, धारा 129 में। अगला प्रश्न, कोई सिख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय पगड़ी पहना है, वह हेलमेट ना पहनने के लिए क्या दंडित हो सकेगा? उत्तर, नहीं हो सकेगा, धारा 129 के परंतु के अनुसार। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते? उत्तर, धारा 131। अगला प्रश्न, बीमा प्रमाण पत्र से वह प्रमाण पत्र अभिप्रेत है? उत्तर, नंबर 1, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147/3 में दिया गया हो। नंबर 2, इसके अंतर्गत कवर नोट भी हैं। नंबर 3, किसी पॉलिसी के संबंध में एक या अधिक प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न, टक्कर मारकर भागने संबंधी दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध किया गया है? उत्तर, धारा 161 के तहत। अगला प्रश्न, टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के घोर उपहति पर राशि दी जाएगी? 12,500 रुपये। अगला प्रश्न, यदि कोई खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक है तो वह दंडित होगा? उत्तर, धारा 184 के अंतर्गत 6 माह तक के कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना। अगला प्रश्न, किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाए जाने पर दंड है? उत्तर, नंबर 1, धारा 185 के तहत प्रथम बार अपराध पर 6 मास तक का कारावास या 2,000 रुपये जुर्माना। नंबर 2, धारा 185 के तहत द्वितीय बार 3 वर्ष के भीतर अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 3,000 रुपये का जुर्माना। अगला प्रश्न, कौन सी धारा मोटरयान अधिकारियों के नियुक्ति का प्रावधान करती है? उत्तर, धारा 213। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर सकेगा? उत्तर, राज्य सरकार। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है? उत्तर, धारा 202। अगला प्रश्न,
वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी किनसे प्राप्त होती है? उत्तर नंबर 1 दृश्य टायर मार्क्स से, नंबर 2 स्किड मार्क्स ग्लास पेंट और नंबर 3 ब्रेकिंग पार्ट्स से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ पर है? उत्तर संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी प्रदान की? उत्तर 27 दिसंबर 1980 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? उत्तर 18 धाराएं। अगला प्रश्न, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है? उत्तर धारा 3 के। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार परामर्शदात्री परिषदों का गठन करती हैं? उत्तर धारा 9। अगला प्रश्न, निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में है। इस धारा के अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? उत्तर निरोध के दिनांक से 12 माह। अगला प्रश्न, सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति का निरोध की स्थिति में 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अनधिकृत परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में किया गया है? उत्तर धारा 14 क। अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं था? उत्तर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? उत्तर 12 महीने। फ्रेंड्स, अब हम मूल विधि का अध्याय 8 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। वो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कब लागू हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1951 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्यांक कितना है? उत्तर प्रदेश संख्यांक संख्या 1 1951। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या है? उत्तर नंबर 1 कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्गीयों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी का उन्मूलन। नंबर 2 जमींदारी के अधिकार आगम और हित का अर्जन करना। नंबर 3 जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा? उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने तरह की जोतदारी थी? उत्तर 14 तरह की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 129 में कितने प्रकार की जोतदारी हैं? उत्तर 4 प्रकार की। अगला प्रश्न, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को कौन कौन अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर नंबर 1 संक्रमणीय, नंबर 2 स्थायी, नंबर 3 वंशानुगामी। अगला प्रश्न, अधिनियम के अंतर्गत असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर नंबर 1 स्थायी, नंबर 2 वंशानुगामी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम
1950 के अधीन असामी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर वंशानुगामी। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? उत्तर नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति का भूमिधर या आसामी अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? उत्तर कतई भी नहीं। अगला प्रश्न, संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? उत्तर नहीं। अगला प्रश्न, संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? उत्तर हाँ, कर सकता है। अगला प्रश्न, असामी क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? उत्तर जोत के अंश का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 में क्या है? उत्तर खुदकास्त भूमि। अगला प्रश्न, अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति क्या अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है? उत्तर हाँ, बिल्कुल। अगला प्रश्न, 14 प्रकार की जोतदारियों में से कौन से जोतदार असामी बने? उत्तर नंबर 1 गैर दखलकार काश्तकार, नंबर 2 गुजारेदार, नंबर 3 जोतदार के बंधकी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 199 में किस आधार पर भूमिधर को बेदखल किया जा सकता है? उत्तर नंबर 1 गलत पट्टा करने पर, नंबर 2 गलत अंतरण करने पर, नंबर 3 सार्वजनिक उपयोगिता की जमींदारी पर कब्जा। अगला प्रश्न, अक्षम व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? उत्तर धारा 157। अगला प्रश्न, भूमिधर के पास कितने एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए? उत्तर 12.5 एकड़ तक। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति का सदस्य यदि अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करना चाहता है तो कितने भूमि से अधिक होने पर ही अंतरण वैध होगा? उत्तर 3.125 एकड़। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? उत्तर 26 सितंबर 2013 को। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? उत्तर 26 सितंबर 2013 को। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का संख्यांक कितना है? उत्तर 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 है। अगला प्रश्न, अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है? उत्तर नंबर 1 किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में राज्य सरकार, नंबर 2 संघ के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केंद्रीय सरकार, नंबर 3 एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में संबंधित सरकार। अगला प्रश्न, सीमांत कृषक किसे कहते हैं? उत्तर ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता है। अगला प्रश्न, लघु कृषक किसे कहते हैं? ऐसा खेतिहर जो 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि धारण करता है। अगला प्रश्न, सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा में उपस्थित है? उत्तर धारा 4। अगला प्रश्न, प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किस धारा में उपबंधित है? उत्तर धारा 11 में।
अगला प्रश्न, भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किस धारा में प्रावधानित है? उत्तर, धारा 12 में। अगला प्रश्न, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कौन तैयार करता है? उत्तर, प्रशासक। अगला प्रश्न, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को सार्वजनिक कौन करता है? उत्तर, आयुक्त। अगला प्रश्न, हितवद व्यक्तियों को सूचना कौन देगा? उत्तर, कलेक्टर। अगला प्रश्न, किसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किया जाता है? उत्तर, कलेक्टर। अगला प्रश्न, प्रतिकर की रकम का अवधारणा कौन करता है? उत्तर, कलेक्टर। अगला प्रश्न, प्रतिकर की रकम का अंतिम अधिनिर्णय कौन करता है? उत्तर, कलेक्टर। अगला प्रश्न, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण का गठन कितने व्यक्तियों से होता है? उत्तर, 1 से। अगला प्रश्न, प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे? उत्तर, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, प्राधिकरण के निर्णय की अपील कहाँ होगी? उत्तर, उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार कहाँ तक है? उत्तर, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संख्यांक क्या है? उत्तर, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कब स्वीकृत हुई? उत्तर, 29 नवंबर 2012 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस तिथि को लागू हुई? उत्तर, 18 दिसंबर 2015 को। अगला प्रश्न, आबादी का तात्पर्य है? उत्तर, नंबर 1, किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए। नंबर 2, हरे वृक्षों के लिए। नंबर 3, कुओं के लिए। अगला प्रश्न, जोत का तात्पर्य है? उत्तर, नंबर 1, भू खातेदारी से। नंबर 2, पट्टे से। नंबर 3, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन भूमि से। अगला प्रश्न, टोंगिया रापवानी कहा जाता है? उत्तर, नंबर 1, वनारोपण प्रणाली को। नंबर 2, वृक्षारोपण तथा कृषि साथ साथ हो। नंबर 3, प्रारंभ में फसल का भी विकास हो। अगला प्रश्न, सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी, तल आदि पर हक दिलाना होता है? उत्तर, राज्य सरकार का। अगला प्रश्न, लगान की गणना कौन करता है? उत्तर, सहायक कलेक्टर। अगला प्रश्न, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद किस धारा में उपबंधित है? उत्तर, धारा 144। अगला प्रश्न, इस संहिता के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होगा? उत्तर, राज्य सरकार का। अगला प्रश्न, भू राजस्व के बकाया भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध किस धारा में है? उत्तर, धारा 171 में। अगला प्रश्न, जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री किस धारा में है? उत्तर, धारा 172 में। अगला प्रश्न, जोत की कुर्की किस धारा में है? उत्तर, धारा 174 में। अगला प्रश्न, रिसीवर या प्रापक कौन नियुक्त कर सकता है? उत्तर, कलेक्टर। अगला प्रश्न, स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कौन देता है? उत्तर, कलेक्टर। अगला प्रश्न, स्थावर संपत्ति का विक्रय किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर, कलेक्टर और सहायक कलेक्टर द्वारा। अगला प्रश्न, ग्राम के सीमा चिन्हों के नाश के लिए नुकसानी का प्रावधान किस धारा में है? उत्तर, धारा 227 में। अगला प्रश्न, राजस्व परिषद के
पुनर्लोकन की शक्ति किस धारा में है? उत्तर धारा 211 में। अगला प्रश्न, संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? उत्तर राज्य सरकार को। फ्रेंड्स, अब हम इसमें विविध प्रश्नोत्तर देखेंगे जिसमें सारे चैप्टर्स को मिक्स करके प्रश्नों को बनाया गया है। तो प्रश्न है, आईपीसी का अध्याय 17 किससे संबंधित है? उत्तर संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से। अगला प्रश्न, आईपीसी का अध्याय 20 किससे संबंधित है? उत्तर विवाह संबंधी अपराधों से। अगला प्रश्न, आईपीसी का अध्याय 20 का किससे संबंधित है? उत्तर पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता से। अगला प्रश्न, आईपीसी का अध्याय 23 किससे संबंधित है? उत्तर अपराध करने के प्रयत्नों से। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ने किसको प्रतिस्थापित किया है? उत्तर दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को। अगला प्रश्न, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद 1997 किससे संबंधित है? उत्तर हिरासत में उत्पीड़न से। अगला प्रश्न, अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्यवाद 2014 किससे संबंधित है? उत्तर अनावश्यक गिरफ्तारी से। अगला प्रश्न, सीआरपीसी की धारा 46(4) संशोधन 2005 के क्या प्रावधान है? उत्तर महिला को सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत किसे अन्वेषण की नींव माना जाता है? उत्तर प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर। अगला प्रश्न, भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए किसी भारतीय नागरिक को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार सजा दी जा सकती है? उत्तर धारा 3। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 17 किससे संबंधित है? उत्तर आरोप से। अगला प्रश्न, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 किससे संबंधित है? उत्तर शिनाख्त परेड से। अगला प्रश्न, बम्बई राज्य बनाम काठी कालूवाद 1961 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की वैधता को संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर चुनौती दी गई थी? उत्तर अनुच्छेद 20(3) के। अगला प्रश्न, टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है? उत्तर सीसीटीवी कैमरा। अगला प्रश्न, किशोर न्याय या बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 ने किसे प्रतिस्थापित किया? उत्तर किशोर न्याय बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 2000 को। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में सर्वप्रथम किसे पारित किया गया था? उत्तर किशोर न्याय अधिनियम 1986 को। अगला प्रश्न, वाहन को चौराहे पर दाएं मोड़ने के लिए ड्राइवर की हथेली किस तरफ होनी चाहिए? उत्तर आगे की ओर। अगला प्रश्न, रात्रि के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट सामान्यतः किस स्थिति में होनी चाहिए? उत्तर निचली बीम पर। अगला प्रश्न, 3 लेन वाली सड़क पर ओवरटेकिंग लेन प्राय किस तरफ होगी? दाईं ओर। अगला प्रश्न, दाहिने मुड़ते वक्त आपको किस तरफ होना चाहिए? उत्तर बिल्कुल दाईं लेन में। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत परमिट के नवीनीकरण हेतु आवेदन उसके समाप्त होने की तिथि से कितने दिन पूर्व
दिया जाना चाहिए? उत्तर 15 दिन पूर्व। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत किसी मंजिली गाड़ी या रोडवेज में पास या टिकट के बिना यात्रा करने पर कितने रुपये जुर्माने का प्रावधान है? उत्तर 500 रुपये का। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालकों द्वारा यातायात चिन्हों या संकेतकों का पालन करने का प्रावधान किया गया है? उत्तर धारा 119। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति के बैठने या सवारी करने को प्रतिबंधित किया गया है? उत्तर धारा 128। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी, इंजन पर चेतावनी के पश्चात यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है? उत्तर धारा 156। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 किससे संबंधित है? उत्तर अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन पर साधारण दंड से। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस को है? उत्तर धारा 202। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? उत्तर 1 सितंबर 2019 को। अगला प्रश्न, ब्रासीलिया घोषणा के तहत भारत में वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना एवं इससे होने वाले मृत्यु में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? उत्तर 50%। अगला प्रश्न, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत हिट रन मामलों में मृत्यु हो जाने पर कितना मुआवजे का प्रावधान किया गया है? उत्तर 2 लाख रुपये। अगला प्रश्न, साइकिल सवारों से आगे निकलते समय कितने मीटर का अंतर रखना आवश्यक है? उत्तर 1 मीटर का। अगला प्रश्न, देश में प्रदूषण नियंत्रण के कार्यान्वयन की सर्वोच्च संस्था है? उत्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किसके तहत हुई थी? अगला उत्तर स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला प्रश्न, भारत में लोक न्याय सिद्धांत स्थापित किया गया था? उत्तर MC मेहता बनाम कमलनाथ बाद में। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली आंदोलन क्यों किया गया था? उत्तर केरल की कुंती पूजा नदी पर बनाए जा रहे जल विद्युत परियोजना के विरोध में। अगला प्रश्न, नवधान्य आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न, ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क 1978 किससे संबंधित है? उत्तर मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 1993 को मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु किसे अपनाया था? उत्तर पेरिस सिद्धांत को। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार संशोधन अधिनियम से जुड़े मामलों को कितने समय में निपटाना अनिवार्य है? उत्तर 2 वर्ष। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारियों पर मामला आरंभ करने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य होगी? उत्तर लोकपाल तथा राज्य के लोकायुक्त से। अगला प्रश्न, साइबर पंक्स किसका विशेषज्ञ होता है? उत्तर क्रिप्टोग्राफी का।